वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज हम बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको पहले वाले वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं और इन अवस्थाओं में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। आप सभी देख लीजिएगा। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है, चैप्टर फर्स्ट ही है लेकिन इसका सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड वीडियो है ये बाल विकास के सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रोथ होता है, वृद्धि और विकास, वृद्धि विकास में मेन डिफरेंस ये होता है, जो वृद्धि है ये एक निश्चित टाइम तक होता है, ठीक है। वृद्धि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है और ये जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ये हमेशा चलता रहता है, निरंतर मतलब होता रहता है। वृद्धि विकास में यही अंतर है। वृद्धि में कौन कौन से आ जाते हैं फैक्टर? फिजिकल, जैसे वेट में वृद्धि हो और हाइट में इंक्रीजमेंट हो आपके, तो ये क्या है? ये जो मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये एक ग्रोथ है। और वहीं डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें जो वृद्धि है, वो जो मतलब शारीरिक जो विकास होगा वो तो आएगा ही, वृद्धि इसमें आएगी ही। और प्लस जो माइंड का विकास होता है, जो थिंकिंग का विकास होता है, सारे मतलब जितने भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, होते हैं, पॉसिबल हैं, सारे डेवलपमेंट में आते हैं, ये विकास में आता है। और वृद्धि में सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इससे सीटेट में हर बार क्वेश्चन बनता है कि बाल विकास के सिद्धांत में, या पूछ लिया कि निरंतर विकास का सिद्धांत है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं। पहला है बाल विकास के सिद्धांत में निरंतर विकास का सिद्धांत। अभी मैं आपको बताई ही कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो हमेशा चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया है, ये पूछा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट होता है उसका नेचर कैसा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। यह गति कभी तीव्र हो जाती है और कभी मंद हो जाती है। जो डेवलपमेंट है वो हमेशा होता रहता है और इसमें बस ये होता है कि जो इसका अविराम गति से मतलब ये रुकता नहीं है। यह गति कभी तीव्र हो जाती है और कभी मंद हो जाती है। जैसे होता नहीं है कि आप सैसवा, कोई भी बेबी है सैसवा अवस्था में है तो उसका जो विकास होगा वो ज़्यादा होगा, वहीं जो बाल्यावस्था होता है उसके इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा विकास कम हो जाता है, थोड़ा सा विकास रुक जाता है। तो ऐसे ही कभी तीव्र कभी मंद गति से ये चलता रहता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विराम गति से चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र रहती है। प्रथम 3 वर्ष वही है शैशवावस्था, जिसे बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है। प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ होती है, स्पीड में होती है। उसके बाद मतलब कि वो आ गया चाइल्डहुड वाला एज, बाल्यावस्था जिसे बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है। उसके बाद मंद पड़ जाती है, ठीक है। पहले 3 वर्ष में ज़्यादा होगी, फिर मंद पड़ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है निरंतर विकास का सिद्धांत। जो गति में जो इसका स्पीड है ना, जो गति है उसमें बस थोड़ा चेंजिंग आता रहेगा, कभी तेज़ कभी धीमा, कभी तेज़ कभी धीमा, लेकिन हमेशा थोड़ा बहुत चलता ही रहता है विकास। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो है सिद्धांत वो है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। अभी आप देख ही चुके हैं कि जो इसका गति है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, तो इसका गति जो होता है वो अलग अलग होता है। फिर है विकास क्रम का सिद्धांत, डेवलपमेंट सीक्वेंस। जो विकास होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा मान लीजिए हुआ तो उसके पहले अचानक से कोई ग्रोथ हो जाए, एक एक करके होता है। पहले वो बोलने में ही देख लीजिए, पहले वो एक जो है होता नहीं, एक एक जैसे ऐसे का बोला, फिर का से कार्य बोलने लगा, काम बोलने लगा, तो ऐसे पहले का बोला फिर कार्य बोला। ऐसे ही आप मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, पहले 1 2 3 ऐसे गिनतियाँ याद करता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो जोड़ने भी लगता है 1 + 2 + 3। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि अचानक पहले जोड़ने लग गया फिर ये 1 2 3, ऐसे अचानक से नहीं होता, मतलब क्रम से होता है कि वो पहले एक एक जो अक्षर है उसको सीखेगा, फिर उसको मिला के सब मतलब वाक्य को बना लेगा। ऐसे होता है, विकास क्रम में होता है। जो विकास होता है वो क्रम में होता है। इसके अनुसार बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है कभी कभी, तो वो पहले क्या होता है, जब पहले केवल सिर इधर उधर घुमा पाता है, फिर धीरे धीरे वो बैठने लगता है,
अचानक से नहीं हो जाता कि वो एकाएक बैठने ही लगा। पहले सिर घुमाएगा, थोड़ा बहुत उठने की कोशिश करेगा। ऐसे ही हाथ से पकड़ने वाली चीज़ें देखिए, पहले वो टच कर पाएगा थोड़ा बहुत, फिर क्या होगा उस चीज़ को फिर वो पकड़ने की भी कोशिश करेगा। तो ये विकास जो होता है वो क्रम में होता है, एक एक करके होता है। विकास के दिशा का सिद्धांत, इसको कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, विकास की दिशा का सिद्धांत, क्योंकि इसमें दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, जिसे बोलते हैं केंद्र से बाहर की तरफ, और दूसरा होता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि सीटेट में हर बार इससे क्वेश्चन बन ही जाता है। सीटेट हो या फिर कोई भी टेट हो, इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। एक होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल और दूसरा होता है सेफेलोकॉर्डल। इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे फिगर के साथ। आज देखते हैं विकास दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल डेवलपमेंट डायरेक्शन। इसके अनुसार बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। ठीक है, सिर से पैर की तरफ होगा। देखिए जो बच्चा होता है ना, पहले उसका क्या होगा, वो छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, ये मान लीजिए बेबी है छोटा, तो पहले लेटा लेटा क्या करता है, अपना सिर इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा लेता है, बस और कुछ नहीं कर पाता। सिर थोड़ा थोड़ा इधर उधर घुमा लेता है, फिर सिर से क्या होता है, फिर धीरे धीरे हाथ घुमाने लगता है, हाथ हिलाने लगता है, फिर पैर, फिर धीरे धीरे देखिए बैठना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है। तो क्या होता है, सिर से शुरू हुआ विकास और पैर की तरफ आया। सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसे हिंदी में बोलते हैं मस्तकोद्मुखी, और इंग्लिश में बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है, एक ये हो गया सिर से पैर की तरफ, और दूसरा हो गया केंद्र से बाहर की तरफ। इसे बोले सिर से जो पैर की तरफ होता है इसे सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। जो केंद्र से बाहर की तरफ होता है उसे प्रॉक्सिमल डिस्टल बोलते हैं। ठीक है, इसे समीपस्थ दूरस्थ विकास भी बोलते हैं हिंदी में। तो दूसरा केंद्र से जो बाहर की तरफ होता है, ये इस विकास में ये होता है, ये कोई बेबी है मान लीजिए, ये बन रहा है, तो इसके पहले क्या होगा, पहले ये केंद्र वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये वाला विकास होगा, फिर इससे ये वाला विकास होगा। देखिए इसमें जब बच्चे बनते हैं पहले उसका ये वाला पोर्शन, हार्ट वाला पोर्शन ये बनेगा, फिर धीरे 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 ऐसे विकास इधर आएगा। तो यही है केंद्र से बाहर की तरफ, जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे फिगर के साथ, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। फिर है नेक्स्ट एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत देखते हैं। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे कोई छोटे बच्चे, कोई छोटा बच्चा आपके मान लीजिए घर में होगा, उसको आप देखे होंगे कि पहले वो क्या करता है, उसका मान लीजिए ये कोई बेबी है, ठीक है, ये इसका जो हैंड है ना, ये इसको इस हैंड से पूरा मूवमेंट कराएगा, ये हाथ अपना पूरा हिलाएगा। लेकिन वहीं अगर आप इसको कोई पेन या पेंसिल है, इसको दे दिए आप पकड़ने के लिए, तो ये पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो अपने हाथ में जो उसके मूवमेंट होता है वो होता रहता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। मतलब कि पहले संपूर्ण ये हाथ हिलाना क्या हो गया, ये संपूर्ण अंग हो गया, संपूर्ण अंग को पहले चला रहा है। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद जब वो बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे फिर वो पेन पकड़ना, खिलौना पकड़ना, ये सब सीख जाएगा। फिर क्या होता है, अंगों को चलाना सीखते हैं। पहले जो मतलब शरीर होता है वो हिलाते देखिए, तो वो हो जाएगा संपूर्ण अंग। फिर वो छोटे छोटे काम जो होते हैं जिन पे जैसे हाथ में पकड़ आ जाना, ये सब काम वो करते हैं, जिससे कि जो विकास होता है वो संपूर्ण अंग से संपूर्ण अंग पे पहले होगा, फिर अंग के भागों को चलाना सीखते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। बाद में वह उन भागों में एकीकरण करना सीखते हैं। एकीकरण करना कि संपूर्ण अंग तो मतलब हाथ तो पूरा हिला ही ले रहे हैं, प्लस जो हाथ में मूवमेंट हो रहा है, प्लस और उसको जो कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहा है, दोनों साथ में अब कर ले रहा है। तो यही एकीकरण हो गया, हाथ का हिलाना और ये जो पकड़ रहा है, खिलौना जो पकड़ रहा है, ये दोनों सब जब साथ में होने लगा तो उसे एकीकरण, इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। वह पहले पूरे हाथ को पहले हिलाएगा, फिर अंगुलियों को, और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। तब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण हो गया। पहले हाथ को, फिर उंगलियों को चलाया, फिर दोनों को साथ में चलाया, ये एकीकरण हो गया। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये जो होता है विकास, उसमें परस्पर संबंध होते हैं आपस में। जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई बच्चा 1 2 3 ऐसे सीख रहा है, फिर वो इसी से 1 + 2 + 3 कर पाएगा, इसी से जोड़ पाएगा। तो ये क्या हुआ, इससे इसका रिलेशन बन गया। अब कोई बच्चा मान लीजिए पहले का बोल रहा है, माँ बोल रहा है, तो उसी से माँ में ही ऐड करके फिर मम्मा बोलेगा, ठीक है, उसी से ही ऐड करेगा। तो ये क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है। जब एक चीज़ का विकास होता है तो उसी में जो विकास होता है दूसरा, वो जुड़ता चला जाता है। पहले जैसे टेबल याद किया, फिर वो गुणा भाग करने लगा, तो वो उससे क्या हुआ, वो जुड़ता चला गया। तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में इंटर रिलेशन होता है।
यही सिद्धांत है। फिर है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आपको पता होगा कि अगर आप सीटेट की तैयारी पहले से कर रहे होंगे तो ये बात आपको पता होगा कि जो बच्चे होते हैं या फिर कोई भी इंसान हो, हर इंसान जो होता है वो अलग अलग होता है। सब में अलग अलग गुण होते हैं, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत यही कहता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। बिल्कुल, जो बच्चे बालक है या बालिका है, उनके जो विकास का अपना स्वरूप होता है वो स्वयं का अलग अलग होता है, स्वयं का अलग अलग स्वरूप होता है। हर इंसान का विकास अलग अलग होता है। देखे होंगे आप, कोई ज़्यादा लंबा हो गया, कोई कम लंबा हुआ, कोई ज़्यादा बुद्धिमान हुआ, कोई कम बुद्धिमान हुआ। तो ये हर इंसान का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। जैसे देखिए, एक ही आयु के दो बालकों या दो बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि विकास में विभिन्नता पाई जाती है। जो मतलब एक ही एज के अगर दो बालकों या बालिकाओं या बालक बालिकाओं, मतलब गर्ल्स बॉय दोनों को ले लिए, तो आप देखे होंगे कि उनका जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास आदि में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। जैसे शारीरिक विकास में आप देखे ही होंगे अंतर, लड़कों में क्या अंतर होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं। फिर मानसिक विकास में हो गया, जो लड़कियाँ होती हैं थोड़ी इमोशनल टाइप की होती हैं, उनके अंदर थोड़ी दया भावना ज़्यादा होती है। वहीं लड़के जो होते हैं थोड़ा रूड होते हैं। वही सामाजिक विकास देख लीजिए, जो लड़के होते हैं वो समाज में खुद को जल्दी से ढाल लेते हैं, क्योंकि वो बाहर बचपन से ही निकलते रहते हैं, समाज में रहने की उनकी आदत होती है। वहीं लड़कियां ज़्यादा सामाजिक नहीं होती हैं। इन सब के विकास में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। हर इंसान का विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप अपने क्लास में देखे होंगे जब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पीरियड में, आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे गर्ल्स थे या बॉयज़ थे जो ज़्यादा बोलते थे, ज़्यादा बोलने वाले थे। वहीं कुछ लोग थे, कुछ लड़के लड़कियाँ थी जो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। तो हर इंसान का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। फिर है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो यूनिफॉर्म मतलब जो विकास होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन पैटर्न अगर एक जाति का पैटर्न देखेंगे तो वो सेम होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, तो वो अपने जैसे एक भैंस जैसे बड़ी हुई, दूसरी भैंस भी वैसे ही बड़ी होगी। एक गाय जैसे बड़ी हुई, दूसरी गाय का भी विकास उसी तरह से होगा। तो अपनी जाति का विकास अपने मतलब जाति के अनुरूप ही होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान जो होगा वो जानवर या शेर की तरह बनने लगेगा, ऐसे नहीं होता है। प्रत्येक जाति का जो विकास होता है अपनी जाति के अनुरूप होता है। इंसान का जो विकास होगा वो इंसान के अनुरूप ही होगा। बस इंसानों में जब कंपैरिजन करेंगे तो अलग अलग होगा। बाकी अपने जैसे इंसान बड़े होते हैं, इंसान में जो जो लक्षण आते हैं वही आता है। तो यही कह रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत ये बता रहा है कि डेवलपमेंट का नेचर क्या होता है। फिर है सामान्य एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पांस। पहले जनरल रिस्पांस होते हैं, जनरल के मतलब सामान्य छोटे छोटे, फिर स्पेसिफिक जैसे हाथ हिलाना, फिर सिलाई करना, फिर टॉय पकड़ना। ठीक है, ये क्या है, सामान्य से स्पेसिफिक की तरफ होता है। ठीक है, स्पेसिफिक की तरफ। चलिए देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। जैसे किसी एक अंग का संचालन क्या है, पहले सामान्य बात है ये, फिर पूरे शरीर का संचालन बाद में होता है। ये एक अंग का संचालन, जैसे मैं अभी बोली थी ना, छोटा बच्चा है वो हाथ अपना हिला पा रहा है, तो एक अंग का संचालन क्या हो जाएगा, वो सामान्य बात है। लेकिन वही पूरे मतलब वो चलने लगे तो क्या हो जाएगा, बाद में वो पहले हाथ हिलाता पहले तो वो सामान्य हो गया, चलता है बाद में तो वो पूरे अंग का चलने में पूरे अंग का संचालन कर रहा है, पूरे शरीर का संचालन कर रहा है, तो वो बाद में हुआ। तो जो अंग का संचालन हो रहा है वो क्या है, वो सामान्य है। वहीं जो चलना वो सीख गया वो क्या है, वो स्पेसिफिक है, मतलब विशिष्ट है। तो विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। पहले वो अंग का मतलब अपने हाथ पैर हिलाता था, अब वो चलना बाद में सीखा, मतलब सामान्य से विशिष्ट की तरफ। नेक्स्ट है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, इनमें जो है इंटरेक्शन होता रहता है, तभी जो विकास है वो संभव। अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिया रहे आपको कि क्या केवल हेरिडिटी से विकास संभव है, तो आप तुरंत उसे मतलब गलत काट देंगे, किसी भी कथन में या कहीं भी घुमा के पूछा रहे, या फिर एनवायरनमेंट से नहीं, सिर्फ इससे नहीं है। ये दोनों जब ऐड होंगे, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, ये दोनों ऐड होंगे तभी विकास संभव है। दोनों में इंटरेक्शन वाला, अगर रिलेशन पूछा जाए तो दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, इंटरेक्शन वाला रिलेशन होता है दोनों में, और दोनों ही विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के विकास के लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है।
चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास ना ही केवल वंशानुक्रम के कारण और ना ही केवल वातावरण के कारण होता है, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। अगर पूछा जाए कि वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट में कैसा रिलेशन है, तो इंटरेक्शन वाला रिलेशन है, ठीक है। अंतःक्रिया होता रहता है दोनों में, दोनों की वजह से बच्चे का विकास हो पाता है। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं, क्योंकि हर अवस्थाओं में अलग अलग विकास होता है, तो इसलिए बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आपको पता ही होगा कि सबसे पहले आता है गर्भावस्था, जिसे गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को बोलते हैं। प्रीनेटल स्टेज वाला होता है ये, गर्भधारण से जन्म तक के स्टेज को बोलते हैं गर्भावस्था। ज़्यादातर जब हम मतलब पढ़ाते हैं या फिर जो साइंटिस्ट हैं, ये इसको सब लोग नहीं ऐड किए हैं, लेकिन जो बाल विकास की अवस्थाएं शुरू होती हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। और देखिए कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि विकास शुरू होता है, जो विकास है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप क्या देंगे, प्रसव पूर्व से, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले से ही विकास क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो इस सिद्धांत से यही पता चलता है कि अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मतलब जब से गर्भ में बच्चा आता है तब से ही विकास क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो इसे बोलेंगे प्रसव पूर्व अवस्था से विकास का शुरुआत हो जाता है। उसमें ऑप्शन में रहेगा प्रसव पूर्व अवस्था। फिर दूसरा है शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी स्टेज बोलेंगे। ये कब से होता है, जन्म से, जब बच्चा पैदा हुआ उससे 2 वर्ष तक, ठीक है। जब पैदा हुआ तो उसे 0 मानते हैं, 0 से 2 ईयर तक के स्टेज को क्या बोलेंगे, शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज। फिर है इसमें जो विकास होता है वो तेज़ी से होता है। और फिर आता है चाइल्डहुड वाला एज, 2 से 12 वर्ष तक का। ये कोई फिक्स नहीं है, कहीं कहीं 0 से 3 मान लेते हैं, कहीं कहीं 0 से 5 ईयर, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वही वाला मैं यहाँ पे लिखी हूँ। बाल्यावस्था जो है वो 2 से 12 वर्ष तक के, इसको कहते हैं चाइल्डहुड वाला है। फिर एक किशोरावस्था, बाल्यावस्था में जो विकास होता है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। और फिर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में एकाएक बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, इसे एडोलेसेंस वाली एज बोलते हैं। ये होता है 12 से 18 वर्ष तक के, किशोर बोला जाता है 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे को। चलिए देखते हैं इन्फेंसी स्टेज में क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें है अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी। जो बच्चे होते हैं आपको पता ही होगा कि मेच्योर होते हैं, मेच्योरिटी उनमें जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं वो उसके एंड में मेच्योरिटी आती है। फिर है इसमें शिशु ना तो शारीरिक रूप से परिपक्व होता है और ना ही मानसिक रूप से, ना ही वो अच्छे से चल पाएगा, ना ही अच्छे से बोल पाता है। वो बाद में तो हो जाता है, लेकिन 0 से जब 2 ईयर तक का लेंगे, तो जब बच्चा मान लीजिए बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके बाद वो कहाँ बोल पाता है, ना ही बोल पाएगा, ना ही चल पाएगा, ना ही कुछ पकड़ पाता है। तो वो क्या होता है, शारीरिक रूप से अपरिपक्व होता है, मेच्योर होता है। और मानसिक जो मेंटल वाले तरीके से भी वो क्या होता है, मेच्योर होता है। फिजिकल और मेंटल दोनों से मेच्योर होता है। दूसरा इसका गुण है पराश्रित। इससे क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या क्या क्वालिटी होती है इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की। पराश्रित और डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी जो होता है, बच्चे हैं तो ये डिपेंड रहेंगे ही अपने भोजन के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वो क्या होते हैं, आप इमेच्योरिटी के कारण वो अपना काम खुद नहीं कर सकते, इसलिए वो डिपेंड रहते हैं किसी के ऊपर। फिर है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इसमें जो होता है इस बिहेवियर में, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में। इसमें शिशु का सभी व्यवहार मूल प्रवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है। इसमें जो होता है वो बनावटी वाली चीज़ें कुछ नहीं होती, जो मूल प्रवृत्ति होती है वही वो व्यवहार करता है, वही बिहेवियर वो करता है। जैसे भूख लगने पर रोना, ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है कि भूख लगने पर रोएगा। प्यार करने पर हंसना, प्रिय वस्तु छीन लेने पर रोना, माँ को देखकर प्रसन्न होना, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्ति हैं। अब देखिए जो भूख लगने पे रोना, ये भी मूल प्रवृत्ति है। फिर प्यार करने पर हंसना, प्रिय वस्तु छीन लेने पर रोना, माँ को देखकर प्रसन्न होना। इस आयु में शिशु में तर्क एवं चिंतन की कमी होती है, उसके अंदर बनावटी वाली चीज़ें कोई नहीं होंगी, जो भी होगा सब मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंदर जो होता नहीं है थिंकिंग, और वो ये जो तर्क वाली चीज़ है, रीजनेबल वाली चीज़ें हैं, ये सब, इन सब चीज़ों का विकास नहीं हुआ है, इन सब की कमी है। बच्चे क्या ही तर्क देगा, उसमें ना ही तर्क एवं चिंतन दोनों की क्या होती है, कमी होती है। फिर है इमोशनलिटी, संवेगशीलता। शिशु इसमें संवेगी होता है, आप देखे होंगे थोड़ा सा आप हर्ट कर दिए तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसके संवेग क्षणिक होते हैं। वहीं देखिए कोई बच्चा है, अगर आप थोड़ा सा उसको हर्ट कर दिए, डांट दिए, तुरंत वो क्या होगा, रोना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही आप उसको कुछ भी लालच दिए या फिर चॉकलेट दे दिए, कुछ भी किए, तुरंत वो दूसरे ही क्षण क्या हो जाएगा, उसका जो रोना है वो बंद हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा।
तो यही कह रहा है कि शिशु इसमें क्या होता है, संवेगी होता है, उसमें संवेग ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके संवेग क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, केवल कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, जो मूलतः सुख एवं दुख से संबंधित होते हैं। उसे कुछ ज़्यादा नहीं ज्ञान होता है, बस उसे होता नहीं है, आप उसे डांट दिए तो वो क्या हुआ, रोने लगा, उसे दुख का अनुभव हुआ, वो रोने लगा। लेकिन वहीं तुरंत ही अगर आप जैसे ही उसको मतलब समझाने लगे या फिर समझाने, हालांकि वो समझेगा नहीं ज़्यादा कुछ, लेकिन वहीं टॉय दे दिए, कोई चॉकलेट दे दिए, तुरंत वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो इसमें दो ही ज़्यादातर संवेग होते हैं, एक तो सुख, दूसरा दुख। इसके अलावा उसमें कोई ज़्यादा तर्क करने की क्षमता नहीं होती कि कोई और संवेग आए। फिर है पांचवा, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जन्म के बाद सभी शिशु समान नहीं होते। बिल्कुल सही है, आपको तो ये पता ही होगा, जन्म के बाद सारे बच्चे समान नहीं होते, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे क्या है, कोई बच्चा ज़्यादा सुंदर है, कोई कम है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई ज़्यादा चिड़चिड़ा है, कोई कम शांत वाला स्वभाव वाला है। तो यही है, शारीरिक बनावट से अलग होते हैं वो, रंग से अलग होते हैं, रूप से अलग होते हैं, व्यवहार से भी अलग होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चा, देखिए मैं बता रही हूँ ना, कुछ बच्चे ज़्यादा रोते हैं, कुछ बच्चे कम रोते हैं, आदि एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इस अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जब चाइल्डहुड वाला एज आता है तो इसमें सर्वांगीण विकास हो जाता है, विकास संपूर्ण गति प्राप्त करती है इसमें। और फिर क्या होता है, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इसमें जो पर्सनालिटी होती है उसका डेवलपमेंट होता है, एवं व्यवहार, रुचि व इच्छाओं का निर्माण होने लगता है। इसमें जो भी चीज़ें इन्फेंसी वाले स्टेज में नहीं थी, उन चीज़ों का विकास बाल्यावस्था में क्या होता है, होने लगता है। उसका जो बिहेवियर है, जो उसकी इच्छाएं हैं, रुचियां हैं, उन सब का क्या होता है, निर्माण होने लगता है। कुछ ना कुछ उसके व्यवहार अब आ जाते हैं समाज के प्रति, और वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, तो जिससे व्यक्तित्व का भी जो है निर्माण होता है, और उसकी कुछ कुछ इच्छाएं हो जाती है कि मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ। तो ये सब क्वालिटी किस में आते हैं, बाल्यावस्था में। चलिए देखते हैं, शारीरिक एवं मानसिक विकास बाल्यावस्था में। हाँ, इसमें बोला था ना, जो विकास होता है थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जो मानसिक योग्यता है वो तो बढ़ेंगे। इस अवस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती जाती है, जो उसका माइंड होगा उसका डेवलपमेंट होता जाता है थोड़ा। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। उसके अंदर जो, देखिए अगर ये यहीं से क्वेश्चन बनता है कि क्या बच्चों के अंदर तर्क एवं विचार की क्षमता आती है, तो कब आती है, वो चाइल्डहुड वाले एज में आनी शुरू हो जाती है, वहीं इन्फेंसी वाले एज में नहीं रहता। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। विभिन्न बातों के बारे में तर्क एवं विचार करने लगता है, इसमें जो रीजनिंग वाली, थिंकिंग वाली चीज़ें हैं वो सब आने लगती हैं। वह किसी बात पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित भी कर सकता है। वहीं जो इन्फेंसी वाले स्टेज में था ना, कि उसका जो संवेग था, जब बच्चा छोटा था, मतलब शैशवावस्था में था, तो उसका जो संवेग था वो क्या था, क्षणिक था। लेकिन यहाँ पे क्षणिक नहीं होगा इसका संवेग, ये अपना जो ध्यान है ना, अटेंशन, वो केंद्रित कर सकता है, वो ध्यान केंद्रित करने के का गुण आ गया है। इससे क्वेश्चन बनता है सीटेट में। फिर है, इसमें पूर्व अनुभव को स्मरण करने की योग्यता भी आ जाती है। ये इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जो पहले से अनुभव उसने लिया है, उसके साथ कुछ घटना घटी है, तो उसको क्या करता है, वो याद भी रखता है। आप देखे होंगे जब आप बहुत छोटे थे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, मतलब 2 से 3 साल तक की घटनाएं कुछ भी आपको याद नहीं होंगी। वहीं जब से आप 4 से 5 साल के हुए, तब से आपको याद होगा कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या कैसी एक्टिविटी आप करते थे, क्या बदमाशियाँ आप करते थे, सब कुछ याद होगा। तो यही कह रहा है कि इसमें जो पूर्व अनुभव को स्मरण करने की योग्यता आ जाती है जब वो किस एज में जाता है, चाइल्डहुड वाले, बाल्यावस्था, मतलब 3 से वही है ना 12 तक। फिर है वास्तविक जगत में प्रवेश, उसे जो रियलिटी होती है उसका ज्ञान होने लगता है। इसमें बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके अपने वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। बिल्कुल, जब देखे होंगे आप, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 0 से लगभग 3 से 4 साल तक, हालांकि 2 ही साल तक शैशवावस्था को लेते हैं, तो बच्चे को देखे होंगे कि अकेले अकेले बैठे रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो वो क्या है, जो खुद से बात कर रहे हैं ना, वो कल्पना है। तो वो जो खुद से बात करके खेलने वाली चीज़ें हैं, वो उसका त्याग हो जाता है, उसका यहाँ पे एंड हो जाता है, और क्या होता है, वो जो रियलिटी होती है उसमें जीवन जीने लगता है वो, इसमें बाल्यावस्था में। फिर है सामाजिक गुणों का विकास, इसमें बालक में सहयोग, इसमें जो होता नहीं, वो बोला था ना कि इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बालक में सहयोग की भावना, वो एक दूसरे की हेल्प करना चाहेगा, सद्भावना, सहनशीलता, थोड़ा सा वो सहना भी सीख जाएगा। जैसे एकदम छोटे बच्चे थे तो उनको आप डांटे तो तुरंत से रोने लगे, फिर तुरंत से खुश हो गए, तो इसमें क्या आ जाएगी, सहनशीलता थोड़ी सी आगे जाएगी। आज्ञाकारिता, आप कुछ कहेंगे तो वो करने के लिए रेडी हो जाएगा, तो आज्ञाकारिता के गुणों का विकास होता है, ये होता है बाल्यावस्था में।
फिर है नैतिक गुणों का विकास, इसमें जो मोरलिटी है वो भी आता है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल ट्रेट्स, ठीक है, इसमें आता है। इसमें बालक में न्यायपूर्ण व्यवहार, इसमें जो बालक होते हैं उनमें क्या होता है, मोरलिटी वाली चीज़ें आती है, न्यायपूर्ण व्यवहार आ जाता है उसका। और क्या होता है, ईमानदारी, सामाजिक मूल्यों का विकास होने लगता है, ईमानदारी भी आ जाती है। और सामाजिक जो मूल्य होते हैं, सोशल वैल्यूज़ होते हैं, उनका क्या होता है, विकास होने लगता है, वो समाज को भी महत्व देने लगता है इसमें। फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इसमें जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है मतलब दिखावटी वाली चीज़ें, उसमें देखिए इन्फेंसी वाले स्टेज में जब बच्चा था तो उसको क्या था, उसके अंदर किसकी कमी थी, तर्क की और सोच की कमी थी उसमें। इसलिए बोला जाता है कि जो बच्चे होते नहीं हैं, कि छोटे बच्चे जो होते हैं इन्फेंसी वाले स्टेज में होते हैं, उनको ईगो सेंट्रिक बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ईगो सेंट्रिक बोला जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं उसमें अपने आप पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जैसे कोई चीज़ है तो उन्हें चाहिए किसी और को मिले या ना मिले, तो क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होते हैं, वो खुद पे ध्यान ज़्यादा लगाते हैं। तो ये था इन्फेंसी वाले स्टेज में 0 से 2 ईयर के बीच में, शैशव अवस्था में। लेकिन इसमें तो इसी बोलते हैं, जब अपने आप के ऊपर केवल अपने बारे में कोई सोचेगा तो उसे अंतर्मुखी बोलेंगे। तो शैशव अवस्था में क्या था, इसी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शैशव अवस्था में जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी थी बच्चे की, वो क्या थी, अंतर्मुखी थी, इंट्रोवर्ट थी। वही जब जैसे ही वो चाइल्डहुड वाले एज में एंटर करता है तुरंत, क्योंकि वह एकांत प्रिय केवल अपने रूप में रुचि लेने वाला होता है। हालांकि ये इन्फेंसी वाले स्टेज की क्वालिटी है, इसको मैं यहाँ पे लिखी हूँ कंपैरिजन करने के लिए, आप सभी नोट कर लीजिएगा। वह एक एकांत प्रिय होता है, वो अपने आप में, वह बोली नहीं कि वो अकेले बैठा रहेगा, अपने आप से बातें कर करके खेलता रहेगा। और क्या होता है, उसे कोई भी सामान है, किसी और को मिले या ना मिले, उसे मिलना चाहिए। अपने में केवल क्या करता है, रुचि लेता है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती, वो इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है। वहीं जैसे ही वो बाल्यावस्था में एंटर करेगा तुरंत एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाएगा। इसके विपरीत बाल्यावस्था में व्यक्ति बहिर्मुखी हो जाता है, मतलब कि क्या, व्यक्ति नहीं रहेगा यहाँ पे, व्यक्तित्व रहेगा, व्यक्तित्व, ठीक है। व्यक्तित्व क्या हो जाता है, पर्सनालिटी क्या हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे बाहरी दुनिया में रुचि उत्पन्न हो जाती है। उसका मतलब कहने का मतलब ये है, एक वर्ड में, सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किससे, बाल्यावस्था इससे, ठीक है, सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो बाहरी दुनिया में रुचि लेने लगता है, उसको लोगों से फ़र्क पड़ने लगता है, इसलिए उसका जो पर्सनालिटी है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर है अतः वह व्यक्तियों, वस्तुओं, कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु है, उसके आसपास की चीज़ें हैं, उनके बारे में वो ज़्यादा जानना चाहता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट आ जाता है। अब तक इसके पहले जब वो 2 से 3 साल तक का था, इन्फेंसी वाला स्टेज में था, तो वो अपने आप पे केवल ध्यान देता था, तो उसे इंटरेस्ट नहीं आता था। वहीं जैसे ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई और वो एक्सट्रोवर्ट में गया, उसकी पर्सनालिटी, तुरंत वो जो उसके आसपास की चीज़ें हैं अपना ध्यान उन पे लगाने लगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो ध्यान लगाएगा उस पर, तो उसके बारे में, लोगों के बारे में, वहाँ पे जो चीज़ें उपस्थित हैं उनके बारे में जानने की इच्छा ऑब्वियस सी बात है होगी ही। फिर आ जाता है आपका एडोलेसेंस, मतलब जिससे बोलते किशोरावस्था, 12 to 18 ईयर्स के इसको बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। फिर है, चलिए देखते हैं इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। इसमें है मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस आते हैं ना इंसान के ज़िंदगी में, बच्चे की ज़िंदगी में, लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो एकाएक से आते हैं, बच्चे को कुछ समझ भी नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है। फिर यह अवस्था युवावस्था अथवा परिपक्वता अवस्था तक रहती है, इसे संधिकाल भी कहते हैं। इसे संधिकाल इसलिए कहते हैं, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये देखिए इसे जानते हो संधिकाल किसका कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। इसे बाल्यावस्था, इसके पहले क्योंकि क्या आया था, बाल्यावस्था आया था ना, बाल्यावस्था के बाद क्या शुरू होगा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था के बाद क्या शुरू हुआ, किशोरावस्था शुरू हुआ। अब बाल्यावस्था के बाद है, फिर किशोरावस्था के बाद क्या आएगा, परिपक्वता आएगा। तो बाल्यावस्था और जो परिपक्वता वाली है उसको क्या बोलते हैं, संधिकाल। संधिकाल मतलब ये जोड़ता है, बाल्यावस्था को परिपक्वता वाले एज से जोड़ता है, इसलिए इसे संधिकाल भी कहते हैं, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए संधिकाल किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं, क्योंकि ये बाल्यावस्था, किशोरावस्था की जो पहले वाली एज है, और जो किशोरावस्था के बाद वाला जब प्रौढ़ होने लगता है, तो उस दोनों को जोड़ता है ये किशोरावस्था, इसलिए इसे संधिकाल भी बोलते हैं। किशोरावस्था की चलिए विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। किशोरावस्था को दबाव, तनाव एवं तूफान की अवस्था माना गया है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, ये जो दिया है, ये मतलब ये थॉट जो दिया है वो स्टैनले हॉल ने दिया है, स्टैनले हॉल ने दिया है। मैं जो तैयारी कर रही थी यूपी टेट की तब का मुझे याद है, ये स्टैनले हॉल ने दिया है।
और ये क्या बोला जा रहा है, किशोरावस्था को दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था माना गया है। इसमें जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर तनाव आ जाता है। और तूफान मतलब कि तूफान इसलिए कहा गया है क्योंकि चेंजेस इसमें बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें पहला वाला, किशोरावस्था को शारीरिक विकास देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। मैं बोल रही हूँ ना कि इसमें काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। इस काल में किशोर के शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पहले शारीरिक विकास को देखेंगे, फिर मानसिक विकास को देखेंगे, फिर संवेगात्मक विकास को देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे देखिए, लड़कों के क्या होते हैं, आवाज़ जो होते हैं वो आवाज़ भारी हो जाते हैं। लड़कियों के भी चेंजेस आते हैं। दूसरा देखते हैं शारीरिक विकास, दूसरा देखते हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें कल्पना और दिवा सपनों की क्या होती है, बहुलता होने लगती है। ये जो कल्पना वाली एज है, जो होता नहीं है, ये कल्पना वाली एज किस में थी, इन्फेंसी वाले में था। ये इन्फेंसी वाले में था, इसीलिए उसी से इसको लिया जाता है कि ये दोनों आपस में, इन दोनों में मतलब कि सिमिलरिटीज़ हैं कहा जाता है। क्योंकि ये जो एज है ना, किशोरावस्था जो है, और जो इन्फेंसी वाला एज था, इसमें कुछ कुछ चीज़ों में समानताएं देखी जाती हैं। जैसे कल्पना देखिए, इन्फेंसी में भी था, इसमें भी है। तो कल्पना। फिर दिवा सपनों की बहुलता, दिवा सपनों वही होते हैं जो सच्चे नहीं होते हैं, वो तमाम अपने आप के लिए मतलब तमाम ख्वाब पालने लगते हैं, ये चीज़ें होती हैं। फिर बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का इसमें विकास ज़्यादा होने लगता है। फिर सोचने समझने तर्क करने की, इन सब चीज़ों की भी इसमें क्षमता हो जाती है। फिर है तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है। और तर्क, लेकिन अगर वही पूछा जाएगा कि जो तर्क करने की शक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है, तो बाल्यावस्था आप नाम लेंगे। फिर विरोधी मानसिक दशाएं, यहाँ पे जो मानसिक दशाएं होती हैं वो विरोधी होती हैं। ओके, चलिए देखते हैं। विरोधी का मतलब ये है कि मन कुछ और करेगा और अपना जो फ्यूचर होगा कहीं और रहेगा, ये चीज़ें होती हैं, विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं। चलिए देखते हैं। घनिष्ठ एवं व्यक्तित्व मित्रता इसमें रहता है। जो इसमें मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, वो घनिष्ठ हो जाती है। जो बच्चा होता है वो अपने फैमिली के कंपैरिजन में अपने फ्रेंड्स जो होते हैं उनसे अपने थॉट्स को शेयर करना जो है पसंद करेगा। अपने मतलब होता नहीं, मन की जो बातें होती हैं वो घर में नहीं शेयर करके वो अपने फ्रेंड में शेयर करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। फिर देखते हैं चौथा, व्यवहार में विभिन्नता, उसके जो बिहेवियर है उसमें डिफरेंसेस आ जाता है। आप देखे होंगे जब तक बच्चे बाल्यावस्था तक रहते हैं तब तक उनमें जो चंचलता वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होता है। जैसे ही वो किशोरावस्था में थोड़ा सा गुमसुम टाइप के रहने लगते, थोड़ी सी गंभीरता आने लगती है। ये अंतर आता है बिहेवियर में। बच्चों में आवेगों संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। इसमें भी देखिए, संवेग की प्रबलता किस में थी, इन्फेंसी वाले स्टेज में, अब इसमें भी आ गया। कल्पना किस में थी, इन्फेंसी में, फिर इसमें भी आ गया। यही कारण है कि वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। किसी समय पर अत्यधिक क्रियाशील, देखिए अगर जैसे किशोरावस्था में बच्चे पहुंच जाते हैं, तुरंत अगर छोटी सी भी बात हुई तो वो ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। और किसी समय पर निष्क्रिय हो जाते हैं। वहीं कभी कभी उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है, फिर भी वो कोई कुछ रिएक्ट नहीं करते। किसी समय उत्साहहीन और किसी समय उत्साहपूर्ण हो जाता है, मतलब कि मूड स्विंग होता है इनका। जो मूड होता है वो बार बार चेंज होता रहता है। फिर देखते हैं स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। इसमें जो होता है, बच्चे को फ्रीडम ज़्यादा चाहिए होता है, वो खुद को स्वतंत्र रहने की कोशिश ज़्यादा करता है कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, मैं स्वतंत्र रहूं। और अगर ऐसा उसके साथ नहीं होता, उसके ऊपर ज़्यादा मतलब दबाव लगाया जाता है, रोक लगाया जाता है किसी चीज़ को लिए, तो वो क्या कर सकता है, विद्रोह भी कर सकता है, वो उसका अपोज भी कर सकता है। किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। भावना जो होती है वो प्रबल होती है। ऐसे में अगर आप उस पर रोक टोक लगाएंगे ज़्यादा तो वो क्या करेगा, विद्रोह करेगा, उसका अपोज करेगा। फिर वह रीति रिवाज, विभिन्न परंपरा एवं अंधविश्वास में ना बंधकर बल्कि स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। बिल्कुल उसके लिए सबसे प्यारी चीज़ हो जाती है स्वतंत्रता। फिर है निश्चित विकास प्रतिमान। ठीक है, डेफिनेट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जो पैटर्न होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। चलिए देखते हैं। इस अवस्था में बालक का एक निश्चित स्वरूप होता है। निश्चित स्वरूप होता है, क्या होता है, शारीरिक विकास क्या होता है, चरम सीमा पर होता है। बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं बाल्यावस्था के बाद, एक बच्चे बड़े लगने लगते हैं। शारीरिक विकास में यौन परिपक्वता आ जाती है। फिर है उच्च संवेदना के लक्षण दिखाई देते हैं। जो इमोशनल वाली चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा हो जाती हैं उसके अंदर। रुचियाँ, अभिवृत्तियों में परिवर्तन आ जाता है। उसे जो बाल्यावस्था में खेलना लोगों के पास पसंद था, वहीं अब उसे कहानी पढ़ना, फ्रेंड के साथ घूमना, नई नई चीज़ें देखना, ये सब पसंद आने लगेगा। जो मतलब उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है ना, वो चेंज हो जाएंगे। फिर है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना प्रबल रहती है। इसमें जो स्वतंत्रता होता है, विद्रोह होता है, इसकी भावना प्रबल रहती है। और क्या होता है, स्थिरता और समायोजन में
जब इतने सारे चेंजेस आएंगे तो वो स्थिरता नहीं रहेगी उसमें, और समायोजन, वो खुद को समायोजित भी नहीं कर पाएगा। समायोजन में क्या होता है, अभाव होना, मतलब खुद को किसी माहौल में जल्दी वो ढाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर तमाम चेंजेस आ रहे हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग ही हर जगह माहौल चाहिए होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण किस एज में आता है, तो ये किशोरावस्था है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर है 7th वाला शैशवावस्था। हाँ, इसे बोला जाता है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। अभी मैं बोली थी कि इसमें क्यों पुनरावृत्ति, क्योंकि इसमें भी संवेग की ज़्यादा बहुलता होती है, ज़्यादा संवेग होते हैं, और उसमें और कल्पना, इसमें मतलब किशोरावस्था में भी कल्पना और संवेग होते हैं, और उसमें ज़्यादा होते हैं, और इन्फेंसी वाले स्टेज में भी कल्पना और संवेग ज़्यादा होते हैं। अभी बोल रहा था ना, दिवा स्वप्नों को देखते हैं वो। रॉस के अनुसार देख लीजिएगा, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा कि ये रॉस ने बोला, ठीक है। किशोर के अनेक लक्षण ऐसे होते हैं जो शिशुओं की भांति दिखाई देते हैं। बिल्कुल, वो जो किशोर होता है वो बच्चों से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, मिलने लगता है, इसीलिए इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति बोल दिया जाता है, जो शिशुओं की भांति दिखाई देते हैं। जैसे देखिए क्या क्या क्वालिटीज़ उसके मिलते हैं। संवेग अस्थिरता, जो शिशु होते हैं उनमें भी संवेग अस्थिरता होती है, तभी तो मैं अभी एग्जांपल देके बताई थी कि आप डांट दिए तुरंत से रोने लगा, आप चॉकलेट दे दिए तुरंत से हंसने लगा, वो मतलब सुख दुख उसके कितने फास्ट एकदम आ रहे हैं, तो वो संवेग क्या होगा, अस्थिरता। वहीं ये भी जो किशोर है वो भी क्या करेगा, अगर थोड़ा सा भी आप कुछ भी कह दिए तो ज़्यादा रिएक्ट कर देगा, वहीं कम रिएक्ट करेगा, या फिर उसके जो मूड है वो जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो संवेग क्या होती है, अस्थिरता होती है। उन्हें भी शिशुओं की तरह, शिशुओं की भांति वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है, वो खुद को मुश्किल से ढाल पाते हैं। किशोर भी शिशुओं के समान आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है, मतलब कि इस एज में जैसे बच्चे होते हैं कि एगोसेंट्रिक होते हैं ना, कि उन जो कुछ हो मतलब उन्हें लोग ज़्यादा वो करें, भाव दें। फिर ऐसे किशोर भी होता है कि अगर एडोलेसेंस वाले एज में भी ऐसे बच्चे के साथ होता है कि अगर उसे जरा सा भी मान लीजिए क्लास में कोई इंसर्ट कर दिया टीचर ने, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, वो उसे मतलब अपने समाज क्या सोच रहा है, लोग क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, उससे उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए क्या होता है, आकर्षक का केंद्र बनना चाहता है। आप देखे होंगे थोड़ी थोड़ी डांट से भी बच्चे, कितने बच्चे हैं सुसाइड तक कर लिए हैं इसी वजह से। शैशवावस्था में कामुकता माँ की प्रति होती है, जो कामुकता होती है, प्रेम होता है, वो किसके प्रति होता है, शैशवावस्था में माँ के प्रति। जैसे ही जो फीलिंग माँ के प्रति शैशवावस्था में होती है, सेम फीलिंग वही जो कामुकता है, वही प्रेम जो है वो बदल जाता है किशोरावस्था में आके, जबकि किशोरावस्था में यह विपरीत लिंग के प्रति दिखाई देती है। मैं भी बोलती ना, अपोजिट सेक्स के प्रति उसे क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। फिर है, बस इतना ही था, तीनों स्टेजेस मैं बता दी हूँ। कल हम पढ़ेंगे विकास के दिशा का सिद्धांत, जिसमें मैं बताऊंगी प्रॉक्सिमल डिस्टल और ये जो सेफेलोकॉर्डल है, इसमें कैसे कैसे विकास होता है, क्योंकि हर साल सीटेट में सीटेट पेपर में इससे बनता है, और कुछ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, उनको भी लाऊंगी, तो आप बने रहिएगा। अगर क्लास पसंद आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।